304 तक मैं आपको एनालिसिस करा चुका था। आज की क्लास में हम करेंगे 305 से। ये वाला करा चुका था, मुझे याद है। आज की क्लास में 305 देखेंगे। और ये देखिए, ये 2D स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। 2D स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे ये एक ऐसी ज्योमेट्री है जो कि रिवॉल्व कमांड से बनाई जा सकती है। ये ऑटोकैड या फिर कटिया याद हो, यदि मैं इसका हाफ सेक्शन बनाऊं कुछ ऐसा और एक्सिस से पकड़ के यहां से उसको 360 डिग्री रिवॉल्व करूं, ये कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, एनसिस में एक और अप्रोच अब आपको जो ट्यूटोरियल में मिलना स्टार्ट होगी वो ये कि एनसिस में आपको जो नया अप्रोच मिलेगी वो ये मिलेगी कि हम लोग यहाँ पर एक अप्रोच और देखेंगे कि किसी भी बड़े से बड़े मॉडल को हम हमेशा छोटे से छोटा मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। छोटे से छोटा मॉडल बनाने से फायदा क्या होता है, जितना छोटा मॉडल होगा उतना फाइन मैशिंग हम कर पाएंगे। ठीक है, जितना भी छोटा मैशिंग होगा, जितना भी मतलब छोटा पार्ट होगा उतना मैशिंग हम फाइन मैशिंग को कर पाएंगे। इस चीज पर ध्यान रखिएगा। तो छोटा मॉडल करने के कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका ये है कि यदि कोई पार्ट ऐसा है जो कि रिवॉल्व हो सकता है तो उसका सिर्फ एक ऐसा पार्ट बनाना चाहिए जो कि रिवॉल्व के लिए तैयार किया गया हो, मतलब स्केच, 2D स्केच। 2D स्केच में फिर एनसिस में कुछ हमारे पास में कुछ ऐसे ही एनसिस में ऐसे कुछ ऑप्शन है जो हमें अलाउ करते हैं। ये जो 2D ज्योमेट्री है ये एज अ 3D बिहेव करेगी और इस ज्योमेट्री को हम एक्सेस सिमेट्री कहते हैं। एक्सेस सिमेट्री ज्योमेट्री कहते हैं। इससे फायदा ये होगा कि 2D में छोटा बनाने से ये वाली ज्योमेट्री जो है इसमें हम मैशिंग बहुत ज्यादा फाइन मैशिंग कर पाएंगे और फाइन मैशिंग करने से इसमें फायदा ये होगा कि जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी कि फाइन मैशिंग क्या होती है। तो यहाँ पे एक प्रेशर कैप है, प्रेशर कैप है और एक रिंग है। तो ये एक प्रेशर कुकर जो होता है, प्रेशर कुकर का जो सेफ्टी वॉल्व होता है बस वैसा ही है। नीचे से प्रेशर आएगा और ये एक रिटेनिंग रिंग उसको रोक के रखेगा। यहाँ से नट बोल्ट लगाएंगे तो इसको रोकेगा और ये वॉल्व जब एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा तो फट जाएगा। ये सेफ्टी वॉल्व के जैसे वो जो प्रेशर कुकर में होता है वैसा ही है। तो यहाँ पे एक प्रेशर कैप है और एक है हमारे पास में रिटेनिंग रिंग। तो आगे चलते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो मटेरियल है, मटेरियल क्या लिया गया वो मटेरियल देखते हैं। मटेरियल ले गया एक स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील मटेरियल लिया गया है। और साथ ही साथ जो पूरी ज्योमेट्री है उसको 2D किया गया। 2D ज्योमेट्री को 2D करने से क्या मतलब है, स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस लेते हैं। दिखाई दे रहा सभी को? यस सर। सुनाई भी दे रहा? ठीक है। यस सर। स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस को लेफ्ट से एनालिसिस सिस्टम में से पिक करके ड्रैग करके ड्रॉप करना है, या फिर इस स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस को डबल क्लिक करके यहाँ पर प्लेस कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्योमेट्री में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज करना है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज करना है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है। तो यहाँ पे राइट साइड में प्रॉपर्टीज आएगा और यहाँ पे एक एनालिसिस टाइप करके एक ऑप्शन लिखा रहता है। एक मिनट रुकिएगा जी, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी। भैया ना, चलिए देखिए यहाँ पर मेरी वॉइस आ रही क्या? यस सर। ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब 2D एनालिसिस करते हैं तो ज्योमेट्री को इंपोर्ट करने से पहले हमेशा राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने पर यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर एक एनालिसिस टाइप ऑप्शन आता है। इसको 2D करना बहुत जरूरी है क्योंकि 2D ज्योमेट्री हम इंपोर्ट करेंगे तो 2D ज्योमेट्री को 2D करना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग डेटा पे चलते हैं और इंजीनियरिंग डेटा में जाकर इंजीनियरिंग डेटा सोर्स पर जाते हैं।
इंजीनियर डेटा सोर्स पे जाते हैं और इंजीनियर डेटा सोर्स पे जाकर जनरल मटेरियल पे जाते हैं और जनरल मटेरियल में जाकर यहाँ से स्टेनलेस स्टील मटेरियल को ऐड कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील ऐड करने से फायदा होगा कि अब आपको यहाँ पर मटेरियल स्टेनलेस स्टील भी हम यूज कर पाएंगे। वहीं पर ज्योमेट्री में डोंट फॉरगेट कि 2D करना है, उसके बाद आपको ज्योमेट्री को इंपोर्ट करना है। ज्योमेट्री जो गिवन है वो आपको लीनियर स्टैटिक वाले फोल्डर में है, जिसका नाम है यहाँ पर प्रेशर क्या सॉरी एक मिनट, एक्सेस प्रेशर एक्सेसिमेट्री प्रेशर 2D, एक्सेसिमेट्री प्रेशर 2D। एंड देन उसके बाद अब आप मॉडल पर आएंगे। मॉडल पे आने के बाद इतना हमने 2D कर लिया है, उसके बाद हम आते हैं मटेरियल, हम स्टेनलेस स्टील ऐड कर लेते हैं। मटेरियल ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि हमें कुछ सेटिंग सेट करनी है यहाँ पे। मतलब हमें इस ज्योमेट्री को एक्सिस सिमेट्री बिहेवियर बताना है कि ये एक्सिस सिमेट्री ज्योमेट्री है। कैसे बताते हैं वो बताऊंगा। उससे पहले एक चीज और मुझे देखनी है कि जो प्रेशर कैप है उसको स्टेनलेस स्टील का बनाना था। ठीक है, तो चलिए अभी मैं यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर बोला गया है इस एनालिसिस में ये ज्योमेट्री 2D है, इसलिए ज्योमेट्री में जाकर यहाँ पर प्रेशर कैप और ये वाला रिटेनिंग रिंग, ये प्रेशर कैप है और ये रिटेनिंग रिंग। तो प्रेशर कैप को सिलेक्ट करके सबसे पहला काम हमको करना है यहाँ पर स्टेनलेस स्टील इसको देना है। दूसरा अब आपको ज्योमेट्री पे क्लिक करना है। ज्योमेट्री मतलब ना तो 1 और ना 2 पे, ज्योमेट्री पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको 2D बिहेवियर जहां दिख रहा है, जहां प्लेन स्ट्रेस लिखा है, इसको एक्सिस सिमेट्री करना है। क्योंकि एक्सिस सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि ये यहाँ से एक्सिस, इस एक्सिस से रिवॉल्व होगा। कैसे पता चलेगा इसी एक्सिस से रिवॉल्व होगा, वो जानने के लिए आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आएंगे और एनसीएस का जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वाई एक्सिस बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इस वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, ना कि वो इस ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड है जो सिर्फ एक्सिस बताता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल एक्सिस है वो कहाँ पर है एनसीएस में, वो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पर क्लिक करके पता चलता है कि ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सिस सिमेट्री इसको कर दिया है, एक्सिस सिमेट्री बता दिया है और स्टेनलेस स्टील भी दे दिया है। अब आ जाते हैं बाउंड्री कंडीशन पर। तो बाउंड्री कंडीशंस पर आप देखेंगे कि बाउंड्री कंडीशन, दूसरी चीज बाउंड्री कंडीशंस के बाद यहाँ पर मुझे दोनों के बीच का जो क्या कहते हैं, यहाँ पर दोनों के बीच में जो कांटेक्ट आएगा, क्योंकि दो पार्ट अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्शन के अंदर जाएंगे तो कनेक्शन के अंदर यहाँ पर कॉन्टेक्ट रीजन आया है जो बाय डिफॉल्ट बॉन्डेड आता है। बॉन्डेड को हम यहाँ पर फ्रिक्शन लेस करेंगे। अब फ्रिक्शन लेस क्या है, एक नया वर्ड, नई चीज जो आपको पिछली क्लास में बताया गया था, नो सेपरेशन। अब नो सेपरेशन फ्रिक्शन लेस क्यों, नो सेपरेशन क्यों नहीं, इसको जानने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा। मेरी एक फाइल है, इस फाइल में एक मिनट रुकिए। मेरे पास एक फाइल थी, ढूंढता हूँ किधर है किधर है किधर है, ये है। इसमें कुछ कांटेक्ट के लिए यहाँ पर समझाने के लिए हमने एक वर्ड फाइल निकाली हुई है। जैसे एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, आपस में ये कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस बनती है। दो पार्ट के बीच में यदि गैप अलाउ नहीं करना है और स्लाइडिंग भी अलाउ नहीं करना है तो उसको बॉन्डेड करते हैं, मतलब फिक्स। फिर यहाँ पर रफ आता है, रफ में हम गैप अलाउ करते हैं, स्लाइडिंग को अलाउ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद रफ है, रफ नो सेपरेशन में, नो सेपरेशन में गैप अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्लाइडिंग अलाउ रहता है, वो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0 के साथ में। फ्रिक्शनलेस कब लेते हैं, जब हमें गैप अलाउ भी है और म्यू की वैल्यू 0 है। फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल कब लेते हैं, जब गैप अलाउ हो और यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं स्लाइडिंग का फ्रिक्शनल जो है वो जो ओरिजिनल फ्रिक्शन होता है उससे ज्यादा होता है। बेसिकली मैंने जो केसेस देखे हैं वो नो सेपरेशन वाले और फ्रिक्शनलेस वाले। फ्रिक्शनलेस अभी जैसे देखने को मिल रहा है, इसमें ये वाले पार्ट में क्या है, गैप शायद अलाउ है, मतलब कुछ ना कुछ गैप होगा। देखिए फ्रिक्शनलेस में दिख रहा है, अदरवाइज हम नो सेपरेशन लेते, नो सेपरेशन लेते, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गैप अलाउ है, गैप होता होगा, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शनलेस लिया है। इस कंडीशन में गैप अलाउ रहता है, ये प्रेशर गैप जो है यहाँ छोटा मोटा गैप थोड़ा अलाउ रहता होगा। और यदि 0 अलाउ होता तो फिर यहाँ पर बेसिकली क्या होता,
ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ नो सेपरेशन देते हैं, बट हमने फ्रिक्शनलेस कर दिया है। अब आ जाते हैं बाउंड्री कंडीशन पर, स्टैटिक स्ट्रक्चर पे। स्टैटिक स्ट्रक्चर में आगे चलते हैं और आगे करके मैशिंग करते हैं। तो मैशिंग में भी शायद यहाँ पर कोई मैशिंग में कुछ छेड़ाछाड़ी कुछ नहीं की गई। चलिए ठीक है, मैशिंग में ज्यादा कुछ नहीं किया गया, तो चलिए मैशिंग तो कर लेते हैं। क्योंकि मैशिंग सिंपल है तो राइट क्लिक करके जनरेट मैच पर क्लिक करना है एंड नथिंग एल्स। मैचिंग हो चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ वाले फेसेस पे हमें 0.1 मेगा पास्कल का एक प्रेशर अप्लाई करना है। तो वो कैसे आएगा, वो जब तक स्टैटिक स्ट्रक्चर पे नहीं क्लिक करेंगे तब तक आपको यहाँ पर ये प्रेशर नहीं दिखाई देगा। आपने किसी और किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखा है और इंसर्ट में जाएंगे तो कुछ और दिखेगा, इसलिए स्टैटिक स्ट्रक्चर पे क्लिक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पर, अब यहाँ देखिए जब मैं फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फेस सेलेक्ट हो रही है, एज सेलेक्ट हो ही नहीं रही। और एनसीएस में मैंने बताया था कि ऊपर यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। पॉइंट सिलेक्शन के लिए पॉइंट सिलेक्शन ऑन करना पड़ता है, एज सिलेक्शन के लिए एज सिलेक्शन करना पड़ता है, फेस के लिए फेस, बॉडी के लिए बॉडी। तो यहाँ फिलहाल मैंने एज सिलेक्शन से कंट्रोल के साथ में सारी लाइन सेलेक्ट कर दी है और स्टैटिक स्ट्रक्चर पे राइट क्लिक करके इंसर्ट में गया और प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर 0.1 मेगा पास्कल ले ली और हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी। उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट भी देना जिसको हम कह रहे हैं कंप्रेशन ओनली सपोर्ट। कंप्रेशन ओनली सपोर्ट तब आता है जब कोई चीज कंप्रेस करके रखती है। तो किसी चीज ने यहाँ पे कंप्रेस करके रखा होगा, जैसे कोई प्रेशर बनता है, प्रेशर कुकर का प्रेशर आता है, उस केस में हम यहाँ पे कंप्रेशन ओनली सपोर्ट लगाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रिटेनिंग रिंग। रिटेनिंग रिंग में यहाँ पे जहाँ होल था, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर लगेगा। यहाँ पे जहाँ नट बोल्ट आएगा तो देखिएगा आप, यहाँ पर हमने एक फिक्स सपोर्ट दे दिया, यहाँ पर हमने एक फिक्स सपोर्ट दे दिया। ये वाला हम यहाँ पर एक नट बोल्ट या किसी भी चीज से टाइट करेंगे। तो फिलहाल ये वाला रिटेनिंग रिंग को हमने यहाँ से फिक्स कर दिया है। तो जरूरी नहीं है कि ये जो बॉल है, ये प्रेशर कैप है, ये प्रेशर कुकर का ही है। हो सकता है कि कोई ऐसा पार्ट हो जहां पर ये वेल्डेड रहता हो, किसी चीज से फिक्स हो और यहाँ छोटा सा गैप भी रहता है, और ये जब ज्यादा प्रेशर बनता होगा तो बॉल जैसे फट जाता होगा। तो ये बेसिकली प्रेशर कैप है। ठीक है, प्रेशर कैप या फिर ऐसी चीज है कि जब ज्यादा प्रेशर रहता है तो यहाँ से जो गैप अलाउ रहता होगा ये भी बंद हो जाता होगा। तो ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि ये पार्ट कहाँ यूज होता है, पर इतना पता है। तो अब देखिए इसमें बस इतना सही करना था, उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएंगे। सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करेंगे, टोटल डिफॉर्मेशन, सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रेसेस, और राइट क्लिक करके सॉल्व कर देंगे। सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन हमेशा की तरह आज भी मैंने कुछ भी सॉल्यूशन में नया नहीं किया है। टोटल डिफॉर्मेशन, स्ट्रेसेस। टोटल डिफॉर्मेशन में भी इट्स नॉट ट्रू स्केल में जाएंगे कुछ इस तरीके का आपको आंसर मिलेगा, और इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस भी कुछ इस तरीके की दिखाई देंगी। तो ये रिजल्ट है। रिजल्ट जरूरी नहीं है कि जो पीडीएफ में रिजल्ट दिए उससे मैच करे, वो वेरी कर सकते हैं। सर उसमें जो मल्टीपल विंडो में रिजल्ट आते हैं सर, दो साइड बाय साइड, वो कैसे लाते हैं सर? उसके लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, वन व्यू पोर्ट आपको करना है वर्टिकल व्यू पोर्ट। एक व्यू पोर्ट पे होरिजेंट डिफॉर्मेशन और दूसरे व्यू पोर्ट पे यहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस क्लिक करना है। इस तरीके से रिजल्ट है। ठीक है, समझ आया? हाँ सर, वो नए वर्जन में कुछ दूसरा चीज है, मिल नहीं रहा। नए वर्जन में देखना पड़ेगा फिर। हाँ। नया वर्जन कोशिश करता हूँ इंस्टॉल करो, बट अभी फिलहाल तो, और एक्चुअली मेरे मेरे लैपटॉप पे प्रॉब्लम क्या है, कुछ साल पहले तक मैं बहुत ज्यादा परेशान था इनसे, मेरे में बार बार ट्रैक करना पड़ता था, बार बार। अभी 18 चल रहा है और 18 में मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं, ना मेरे को कभी ट्रैक करना पड़ता है और ना कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तक। बढ़िया एंसेस चलता है, इसलिए मैंने अभी तक छोड़ने की कोशिश नहीं की इसको। विंडोज भी इवन 8.1 चला रहा हूँ, बहुत सालों से इन सब चीजों से फ्री हूँ। विंडोज का फॉर्मेशन, विंडोज में वायरस आना, विंडोज करप्ट होना, ये सब चीजें मेरी पता नहीं क्यों
रोवी में किसी एक एक्सपर्ट पर्सन से करवाया था ये सब चीजें। उसने आके मेरे सिस्टम में जो विंडो डाला, जो कुछ भी किया, पता नहीं क्या किया था उसने, लेकिन बहुत ही शानदार। तब से लेके अभी तक मेरा विंडोज बहुत अच्छा चलता है, और मेरा इवन सिस्टम बहुत ही हायर कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है। कोर i3 है, ठीक है, और नॉर्मल एक ग्राफिक्स कार्ड है, तो कोई बहुत हायर कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, बट उसके बाद भी मैं एनसिस जैसे सॉफ्टवेयर को यूज कर पा रहा हूँ, रेंडरिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज कर पा रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मेरे सिस्टम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए मैं अभी कुछ छेड़ने के मूड में नहीं हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चलने देता हूँ। कोशिश करूंगा एनसिस में नए वर्जन में कुछ और इंस्टॉल करने का, बट अभी तो देखता हूँ शायद ना कर पाऊँ, बाद में करूंगा जब विंडोज चेंज करूंगा। और विंडोज 8.1 है, तो ज्यादा एकदम लेटेस्ट वाला वर्जन भी इंस्टॉल नहीं होगा मेरे इसमें। अब आ जाते हैं दूसरा एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस मतलब आज का दूसरा एनालिसिस। उसके लिए मैं एनसिस प्रैक्टिस में जाऊंगा, लीनियर स्टैटिक में जाऊंगा। 305 हम कर चुके हैं, 30333 कर लेते हैं। 33333 एक डैम का एनालिसिस है। डैम भी अब मैंने बताया था, कुछ कुछ जगह पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ जगह पर हम 2D ज्योमेट्री पर एनालिसिस करेंगे। 2D ज्योमेट्री जैसे डैम होता है, डैम कैसा होता है, डैम बहुत बड़ा डैम होता है, बहुत बड़ा डैम, ठीक है। यदि आप सोचिए डैम, लेकिन होता कैसा है कि मान लो वो 10 किलोमीटर का है, या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी है, तो 1 किलोमीटर का है, सपोज 1 किलोमीटर का डैम है, बनाया किसने, लेकिन 1 किलोमीटर में जो क्रॉस सेक्शन होगा वो थ्रू आउट एक सा ही होगा, मतलब उसको कहीं से भी काटिए एक जैसा ही आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन पे भी हम एक तो रिवॉल्व वाली कंडीशन पर, और एक ऐसी कोई ज्योमेट्री जो कि बहुत लंबी लंबी है, बहुत लंबी एक सी जा रही है, और उसमें बराबर से फोर्स एक जैसे लग रहे हैं। डैम में क्या होता है, डैम में थ्रू आउट पानी एक जैसा भरा रहता है। तो डैम में क्या होता है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो फ्लूइड का प्रेशर लगता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और वो इनर वॉल पर डैम की जो है वो एक सा लगेगा, मतलब 1 किलोमीटर की वॉल है तो 1 किलोमीटर की वॉल पे एक जैसा लगेगा। तो डैम के केस में भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। डैम के केस में भी हम यहाँ पर एक सिंपल सा क्रॉस सेक्शन बनाने वाले, मतलब ये देखिए सिंपल सा क्रॉस सेक्शन, मतलब ऐसा आप चाहो तो बना भी सकते हो, और आपको यहाँ पर उन्होंने एक ज्योमेट्री फाइल भी दे दी है। यदि आप 3 वाले फोल्डर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर 3 वाला जो फोल्डर है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने पर ये देखिए 3 को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने पर आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है डैम स्लाइस। अब ये कैसे, क्या है ये, क्या है ये, डिजाइन मॉडलर की फाइल है। डिजाइन मॉडलर की फाइल मतलब किसको कहते हैं, यदि आप किसी भी एनसिस में जब भी मॉडलिंग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से ये एक नया एनालिसिस ले लिया, स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस। और स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मैंने ज्योमेट्री पर डबल क्लिक कर दिया। अब ज्योमेट्री पे जब डबल क्लिक कर दिया तो ज्योमेट्री मेरी ओपन होगी, और ओपन होने पर वहां पर मैं कोई ज्योमेट्री बनाऊंगा, और वो ज्योमेट्री को मैं सेव करना चाहता हूँ। सेव क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि उसको मैं कई बार किसी एनालिसिस में यूज करूंगा। तो दो तरीके से उसको सेव करके हम रख सकते हैं, और एक है कि डायरेक्ट उसको एसटीपी फाइल में कन्वर्ट कर दो। दूसरा तरीका होता है, देखिए वो ज्योमेट्री कैसे बनाएगी, इसमें डायमेंशन दिए गए थे। ऐसे करके बनेगी वो, ठीक है, और उसमें आप इसको एक्सट्रूड करेंगे, सॉरी एक्सट्रूड नहीं करेंगे क्योंकि वो 2D ज्योमेट्री बनानी है, तो एक्सट्रूड नहीं करना है। टूल्स में जाना है, टूल्स में जाकर हमें यहाँ पे कंसेप्ट में मिलेगा सरफेस फ्रॉम स्केच। सरफेस फ्रॉम स्केच में जाएंगे और ये स्केच को सिलेक्ट कर लेंगे। स्केच को सरफेस फ्रॉम स्केच में जाके जनरेट करेंगे तो 2D ज्योमेट्री बन जाएगी। ये 2D ज्योमेट्री इस तरीके से बनेगी, सरफेस फ्रॉम स्केच। सरफेस फ्रॉम स्केच कंसेप्ट में जाकर, और फाइल्स में जाकर इफ मैं इसको सेव एज करूं, सेव एज में जाकर यहाँ पे फाइल सेव होगी मेरी। तो जो फाइल सेव होगी वो होगी मेरी फाइल प्रोजेक्ट के नाम से। और इसको यदि मैं यहाँ पर जाकर एक्सपोर्ट ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे इसमें, एक्सपोर्ट ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट, मुझे डीएम के अंदर जाना है, सॉरी डीएम के अंदर जाना था। डीएम के अंदर गया, डीएम के अंदर में गया, देखिए एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट में देखिए अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं, आईजीएस, एसटीपी, जिस भी फॉर्मेट में आप फाइल को सेव करना चाहो। तो एक ये वाली है डिजाइन मॉडलर डेटाबेस। डिजाइन मॉडलर डेटाबेस जो आपको पहले से दी गई है। यहाँ तो मैं रिकमेंड करूंगा
आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये एक एनसिस नया ओपन करेगा। नया ओपन करेगा तो नए ओपन करके उस एनसिस को हम यूज करेंगे। देखिए अभी एनसिस नया ओपन करेगा, ये देखते हैं नया आया या नहीं आया। आएगा आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। ये देखिए आ रहा है, क्योंकि वो एनसिस की फाइल थी तो उसको आपको रन करना है पहले। वेट करना होगा, वेट 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 वेट। ये देखिए फाइल आ चुकी है, ये देखिए फाइल आ चुकी है। अब इसको करना क्या है, इसको क्या करना है आपको, आपको स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस लेना है और उसके बाद इसको भूलना नहीं है कि आपको यहाँ पर एक तो ये वाली ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप इसको ज्योमेट्री को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पर आप इसको एनालिसिस टाइप को 2D करेंगे और सिमिलरली ये वाली ज्योमेट्री को भी इंपोर्ट करने से पहले 2D करेंगे। 2D करना बहुत जरूरी है, 2D वाली ज्योमेट्री को। अब इस वाली ज्योमेट्री को ये वाली ज्योमेट्री पर पिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। ये ज्योमेट्री इसका मतलब होता है ये शेयर्ड हो गई, ये वाली ज्योमेट्री यहाँ से शेयर्ड हो गई, शेयर्ड हो गई। अब मैं इंजीनियर डेटा पे जाऊंगा और इंजीनियर डेटा पे जाकर, क्योंकि कंक्रीट जो होता है, डैम जो होता है वो कंक्रीट का होता है, तो यहाँ कंक्रीट मटेरियल मुझे ऐड करना पड़ेगा। कंक्रीट मटेरियल ऐड कैसे करेंगे वो आपको पता है, आपको जाना है इंजीनियर डेटा सोर्स पर, जनरल मटेरियल पर, जनरल मटेरियल में जाकर कंक्रीट मटेरियल को ऐड करेंगे। वेर इज कंक्रीट, कंक्रीट कंक्रीट ये है, कंक्रीट को ऐड कर लिया एंड नाउ क्लोज इट, इसको क्लोज भी कर लिया मैंने। अब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं मॉडल पे जाऊंगा, मॉडल पे जाकर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करके ओपन करूंगा। बट मेक श्योर दैट कि ज्योमेट्री को यहाँ से भी 2D एनालिसिस किया गया, यहाँ से भी 2D एनालिसिस किया, फिर देन आगे बढ़ा गया। क्योंकि आपको बता दूं, यदि वो 2D को 3D को 2D करना भूल जाते हो तो एनसिस में आपको ये सॉल्व नहीं करेगा, कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशन मिसिंग बताएगा, और उस सिचुएशन में आपको नहीं बनेगा सॉल्व करते। तो बार बार कह रहा हूँ, ज्योमेट्री इंपोर्ट करने से पहले उसको 2D कर लेना है, बाद में नहीं करना है। ज्योमेट्री इंपोर्ट करने के बाद 2D नहीं करना है, पहले कर लेना है। अब आप देखिए यहाँ ज्योमेट्री में गया, ज्योमेट्री में जाकर यहाँ पर सरफेस को मैंने कंक्रीट दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैशिंग में जाकर नॉर्मली मैशिंग कर दी। अच्छा 3D रहता तो क्या होगा, 3D रहता तो होता क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, जहाँ सरफेस बॉडी ले लिया ना इसने, ये क्वेश्चन मार्क दिखाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिखाएगा। और यहाँ पे देखिए 1000 mm यहाँ पर इसने इसकी थिकनेस भी ली है। आप चाहो तो एक मिनट देखते हैं इन्होंने क्या लिया, मीटर में डायमेंशन दिए हैं, जैसे फ्लूइड की डेंसिटी सब कुछ मिलीमीटर में है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या लगाई गई वो देख लेते हैं। तो मैशिंग करने के बाद, मैशिंग करने के बाद, अच्छा मैं आपको एक्चुअली ये दिखाना चाह रहा था कि सरफेस बॉडी में यहाँ पर थिकनेस 1000 mm है, यदि इसको 5000 कर देंगे तो ये आपको थिक भी दिखाने लगेगा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको 5000 करो या 500 करो या 50000 करो, या वाला है, वो रिजल्ट आपको एक जैसा ही दिखाएगा, वो बस डैम जैसे थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा। लेकिन फिलहाल ये है क्या, ये डैम ही है, बट डैम का क्रॉस सेक्शन है। इस तरफ पर आपको पानी मिलेगा भरा हुआ, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, और ये वाला हिस्सा आपको नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, नीचे सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे वाटर लेवल ऊपर हम बढ़ते हैं, वो वॉल पे, यहाँ पे वॉल पे कम प्रेशर आएगा। तो नीचे की तरफ डैम इसलिए थिकनेस ज्यादा दी गई, क्योंकि जो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो नीचे से ऊपर की तरफ कम होता जाता है। पानी भरा है, पानी का प्रेशर नीचे तरफ ज्यादा रहता है, ऊपर कम रहता है। इसलिए जो हम लोड भी लगाएंगे उसको हम बेयरिंग लोड लगाएंगे। बेयरिंग लोड मतलब नीचे ज्यादा ऊपर कम। ये कैसे करेंगे वो देखेंगे। उससे पहले डैम को हम फिक्स कर देते, जो कि जमीन पर फिक्स होता है। तो फिक्स करने के लिए राइट क्लिक करके हम फिक्स सपोर्ट पर जाएंगे। सॉरी भाई, गलती से मुझसे डिस्प्लेसमेंट आ गया है। यहाँ पर जाकर मैंने एज सिलेक्शन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मुझे एज सेलेक्ट नहीं हो रही थी। एज सिलेक्शन ऑन करने के बाद मैंने यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से इसको फिक्स सपोर्ट कर दिया है।
और उसके बाद दूसरी चीज ये डैम है। तो डैम में मुझे यहाँ पर एक नई चीज आपको अप्लाई करके दिखानी, इसमें ना ग्रेविटेशनल फोर्स देना पड़ेगा। खुद का जो डैम का वेट है वो उसका खुद का एक सपोर्ट जैसे काम करेगा, वो खुद का लोड होगा। तो वो हमें कैसे देना है, वो देना है स्टैंडर्ड अर्थ ग्रेविटी, लेकिन वो किस डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन में। तो बाय डिफॉल्ट माइनस वाई डायरेक्शन नीचे ही था, उसने ले लिया, मतलब इसकी खुद की जो वेट होगा वो उसने खुद से नीचे अपना यहाँ पे लोड हमने लगा दिया डैम पे। ये डैम का खुद का लोड है, क्योंकि डैम कंक्रीट का है, बहुत बड़ा डैम होता है, इसलिए डैम का खुद का लोड भी हमें डैम में लगाना पड़ता है। अब लास्ट में आ जाते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो भी बेयरिंग लोड। अब बेयरिंग लोड समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी कहानी समझानी पड़ेगी कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम पर मैं चलता हूँ और ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता हूँ। तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी आपका बॉटम में है यहाँ पर, और ये देखिए बिल्कुल बॉटम में 0 0, और मुझे लगाना है यहाँ पर ऊपर बेयरिंग लोड, यहाँ कम करना है, यहाँ ज्यादा लगाना है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा पहले से है, अब मैं एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ। वो बनाने के लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पर राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, जिसका नाम मैं दूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप रीनेम भी कर सकते हो, रीनेम कर लेता हूँ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, न्यू NCS। और इसको ना आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाली जो ज्योमेट्री होती है, पॉइंट सिलेक्शन ऑन करके, ये देखिए पॉइंट सिलेक्शन ऑन करके, यहाँ पर येलो येलो जहां दिख रहा है क्लिक टू चेंज पर, येलो येलो जहां दिखाई दे रहा है क्लिक टू चेंज पर क्लिक कर देंगे तो एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम वहां पे बना लेगा। नाउ वी हैव टू कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम ऊपर वाला। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम पर राइट क्लिक करके इंसर्ट में गए थे, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे क्लिक टू चेंज ऑप्शन आया था, मैंने टॉप पे क्लिक किया था। अब इससे फायदा क्या हुआ कि मैं जो बेयरिंग लोड लगाऊंगा, वेरिएबल लोड, वो वेरिएबल लोड बेसिकली टू कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से ही लगेगा। वो कैसे लगेगा उसको देखने के लिए ये देखिए, मैं यहाँ पर चलता हूँ, नीचे 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 कहीं पर समझाया होगा। इसमें नहीं दिखाया गया, इसमें नहीं दिखाया गया। 333 का एक वीडियो भी है, 333 का वीडियो फाइल भी है, MP4 दिख रही है आपको। एक मिनट रुक जाइए, जी कॉल आ रहा है मेरा। चलो अभी NCC क्लास ले रहा था ना। ठीक। हाँ जी, तो बताना था मुझे कि यहाँ पर एक वो वीडियो में बताया है कि उसमें कैसे लगाया है, तो आप देख लीजिएगा। और इसमें एक मैप मैचिंग भी की गई है। मैप मैचिंग क्या होती है अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। पहले वो एक एनालिसिस, वो जो लोड लगाना था हाइड्रोस्टैटिक, वो लगा देते हैं। (10⁻⁻6) डेंसिटी देनी है 9810, और ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलना है। जो मैं यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक लगा के दिखाना चाहता हूँ उसके लिए आपको एच सिलेक्शन ऑन करना है और दोनों एच को सिलेक्ट कर लेना है, लेफ्ट साइड वाली। उसके बाद राइट क्लिक करके स्टैटिक में जाकर यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में आपको यहाँ पर फ्लूइड की डेंसिटी देनी है 1 × 10⁻⁻6, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड देना है 9810। और यहाँ पर भूलना नहीं है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको आपने जो नया बनाया उसको क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ना वो इसको देखो इस तरीके से ले लेगा। अब आप राइट क्लिक करके इसको सॉल्व कर देंगे और आपको एक टोटल डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर दिखा देगा।
ये देखिए टोटल डिफॉर्मेशन इस तरीके का दिखा रहा है कि सबसे टॉप में ज्यादा डिफॉर्मेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, पर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो सबसे ज्यादा नीचे डेवलप होंगी क्योंकि सबसे ज्यादा लोड नीचे है। वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप देख पा रहे हैं वो रेड जोन दिखा रहा है कि नीचे है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो प्रेशर कम होता जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में हमने एक तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है और हाइड्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है, और दूसरी दी है फ्लूइड की डेंसिटी। तो इस तरीके का ये एनालिसिस है। ये वाला एनालिसिस भी आप परफॉर्म करिए। आज के लिए 2 इनफ है क्योंकि तीसरा गया तो और बड़ा है। ठीक है, इतना करिए, 2 मैंने आपसे